और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर वसीम रिजवी ने मौलाना कल्बे जवाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बोर्ड की आड़ में कब्र बेचने का धंधा करते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए वसीम रिजवी की ओर से मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद पर। इससे पहले भी दोनों के बीच तनातनी देखने को मिलती रही है। जब कुरान से आयतों को हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया वसीम रिजवी ने, तो उसे लेकर कल्बे जवाद ने बहुत तीखा हमला वसीम रिजवी ने किया। और अब वसीम रिजवी ने पलटवार करते हुए एक वीडियो जारी किया है और यह कहा है कि मौलाना कल्बे जवाद वक्फ की आड़ में कब्र बेचने का धंधा करते हैं। बहुत ही गंभीर आरोप वसीम रिजवी की ओर से लगाए गए हैं मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद पर। हालांकि इस पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 4-5 लाख में कब्र बेचने का आरोप लगाया है, यानी कि एक कब्र की जमीन के लिए 4 से 5 लाख रुपए वो लेते हैं। रिजवी कुरान की कुछ आयतों को लेकर हटाने की मांग को लेकर के पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। मुल्ला कल्बे जवाद को किस किस अल्फाजों से, लक़बों से नवाजा जाए, आफ्ताब शरीयत तो वो है नहीं। मुल्ला अय्याश है, बहुत से सबूत मौजूद है। बहुत सी जायदादों को वक्फ की उसने बेचा है, सबूत मौजूद है। मुल्ला कब्रखोर है, बहुत सी कब्रें 4-5 लाख रुपए की बेचता है। कब्रों का सौदागर है। वसीम रिजवी और मौलाना कल्बे जवाद के बीच तनातनी पुरानी है। रिजवी के आरोपों में कितना दम है ये जांच का विषय है और रिजवी ही जाने। लेकिन ऐसा क्यों आरोप रिजवी ने लगाए हैं मौलाना कल्बे जवाद पर, उसे समझते हैं। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है जिसमें उन्होंने कुरान से कुछ आयतें हटाने की मांग की है। रिजवी की याचिका के खिलाफ 14 मार्च को मौलाना कल्बे ने लखनऊ में एक विरोध प्रदर्शन करवाया था और अब वसीम रिजवी सामने आए हैं और उन्होंने मौलाना पर आरोप मढ़ा है। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शबाब, ये जो तनातनी है, मसला सिर्फ तनातनी आपसी खींचतान का है या वाकई जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई भी है? और देखिए, वसीम रिजवी के जो ये आरोप हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। वो इस मामले में अगर कुछ जांच कराना चाहते हैं, जितने आरोप वो लगा रहे हैं इसकी बाकायदा लिखा पढ़ी में वो शिकायत करें और उसके बाद जो अथॉरिटी है वो उस मामले की जांच करेगी। लेकिन चूंकि मामला शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का है और शिया धर्म के बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का है, इसलिए मामला जो है वो बहुत गंभीर हो जाता है। और वसीम रिजवी और मौलाना कल्बे जवाद के बीच की जो खींचतान है वो कोई नई नहीं है। इससे पहले भी मौलाना कल्बे जवाद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वो वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच इंक्वायरी के लिए कहने वालों में पहले व्यक्ति थे। इसके साथ ही उन्होंने कई बार गृह मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत की है। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो बहुत संजीदा है और बहुत ज्यादा दोनों के बीच जो है वो व्यक्तिगत होता जाता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, मीडिया के सामने आकर प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर उन्होंने गलती की है, कल्बे जवाद ने वाकई अगर कब्रों का सौदा किया है, कुछ गलत किया है, तो ये आरोप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? शिकायत वहां क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक गंभीर बात है कि अगर कोई मामले की शिकायत है तो उस मसले में जो है वो कार्रवाई जो है वो सही तौर तरीके से हो सकती है। और जिस तरीके से वसीम रिजवी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मौलाना के प्रदर्शन के बाद उनका ये दूसरा बयान है। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था और इसी तरीके के गंभीर आरोप जो हैं वो मीडिया में बताए थे। हालांकि वसीम रिजवी चूंकि हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं, लिहाजा उनके इस तरीके के बयानों पर जो है वो मीडिया की सुर्खियां उन्हें जरूर मिलती हैं। लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि अगर कोई आपके पास आरोप है किसी पर तो उसको सही ढंग से सही जगह पर कीजिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए। कहीं कोई गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन ठीक है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अब क्या सफाई आती है वो भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी जानकारी, पूरी बातचीत के लिए।
इधर कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में फर्जी बिल लगाकर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक फर्जी बिल लगाकर 3 करोड़ 42 लाख रुपए निकाल लिए गए। यूनिवर्सिटी के लेखा विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ने इस घोटाले की शिकायत उच्च शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी की। साथ ही जांच के लिए शासन से एक जांच कमेटी बनाई गई है। हैरानी की बात यह है कि जांच कमेटी में उन्हीं लोगों को शामिल किया जिन पर घोटाले के आरोप लगे हैं। सदन में उठा है तो कुछ न कुछ जांच चल रहा होगा ना, तो जांच के निष्कर्ष का आने का वेट करिए, जो भी होगा। आपको क्या जानकारी इस मामले में, किस तरीके से घोटाला है? मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली। हमारे पास कोई ऐसा पेपर पर नहीं मिला कि जहां पे ये चीज़ चल रहा हो। कानपुर विश्वविद्यालय में फर्जी बिल लगाकर भुगतान कराने का घोटाला सामने आया है। 3 करोड़ 42 लाख रुपए के इस घोटाले की शिकायत लेखा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने की है। उसकी शिकायत के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। हैरानी की बात यह है कि जांच कमेटी में उन लोगों को ही शामिल कर लिया गया जो इस घोटाले में आरोपी हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। इधर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बरेली में विपक्षी दलों पर जमकर बरसे हैं वो हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमने 4 साल में बेहतर कानून व्यवस्था दी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। सुरेश खन्ना ने प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी को लर्निंग ड्राइवर बताया। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ 40 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि दी है, जबकि धरने पर सिर्फ 200 लोग बैठे हैं। सुरेश खन्ना ने शायरी के जरिए विपक्षी पार्टियों पर तंज भी कसा। उनके हाथ में अगर गाड़ी सौंप दी जाए तो मालूम क्या होता है, कहीं वो पहाड़ पर चढ़ा देंगे, कहीं किसी गड्ढे में डाल देंगे। लर्निंग ड्राइवर का मालूम हाल क्या होता है? कभी किसी लर्निंग ड्राइवर की गाड़ी बैठ जाइएगा आप। 2 करोड़ 40 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि मिली, 27,000 करोड़। और वहाँ बैठे कितने हैं? 200 लोग। कै % हुआ, जरा जोड़ लो। विपक्षी पार्टियों का न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। संभल से बड़ी खबर, जहां पर किसान मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी में शिरकत करने गए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वंशवादी राजनीति को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी विपक्षी पार्टियां अपने फायदे के लिए सूबे को लूटती रही हैं। आप मेरे को बताओ, विपक्ष कोई पार्टी होती है क्या? सपा क्या है? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सपा का? ये सभी को मालूम है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बेटा होगा। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन अगला होगा? बूथ का अध्यक्ष, राज्य के अंदर काम करने वाले ईमानदार नेता, जैसे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय अभी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियों का मात्र 2 काम है, एक अपने परिवार को बढ़ाना, दूसरा राज्य को लूटना, तीसरा काम कोई नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली रोक दी है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली को पुलिस ने यहां पर रोक दिया है। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया को रोका गया। साइकिल रैली निकालने से इन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने साइकिल रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। जगह जगह 2022 इलेक्शन के मद्देनजर और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की ओर से बीच बीच में रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी बीच साइकिल रैली निकाली गई थी, लेकिन ये साइकिल रैली जब ग्रेटर नोएडा पहुंची तो यहां पर पुलिस की ओर से रैली को रोक दिया गया। सरकार देखिए, हमारी साइकिल रैली को सरकार जाने नहीं दे रही है, हम लोग को पकड़ के थाने ले जा रही है। वो कहते हैं साइकिल चलाने नहीं देंगे। मतलब समाज के अंदर न्याय की बात करोगे तो सरकार आपको जेल में डाल देगी, बस इतनी सी बात है। गिरफ्तार कर लिया आपको? हमको लेके थाने में बैठा जा रहे हैं, क्यों कह रहे हम नहीं चलाने देंगे, उतरवा लिया। अब ये तानाशाही, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लेकिन हम समाज वाले लोग डरने वाले थोड़ी है कि हमें उतार लेंगे तो क्या हम उतर के पैदल चल रहे हैं? जहां ले चलोगे ले चलो हमें। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है 2022 बाइसिकल, और बाइसिकल पर रैली निकाल रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। इधर सीएम योगी ने गोरखपुर के चरगवां ब्लॉक में आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग किसानों को भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, लेकिन विपक्ष किसानों को
को गुमराह कर रहा है। वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बस किसानों के सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, कोई शर्त नहीं, और किसानों की जमीन कोई हड़प नहीं सकता। उन्होंने मंडी बंद होने की आशंकाओं को भी गलत बताया और कहा कि 2020 से कोई मंडी अब तक बंद नहीं हुई है, बल्कि हमने उसे और आधुनिक बनाया है। सीएम योगी ने कहा कि एमएसपी बंद होने को लेकर भी गलत प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक गुमराह कर किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कृषि कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, यह एक विकल्प है, ये बाध्यता नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के किसान को अगर फसल की गारंटी की सुविधा फसल पैदा होने के पहले मिल जाती है और उसको एमएसपी से ज्यादा लाभ, मार्केट से ज्यादा लाभ अगर कोई देता है, तो किसान को अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मुनाफा कमाने का अधिकार किसान को होना ही चाहिए। किसान को मुनाफा मिलना ही चाहिए। ये कहना कि एमएसपी बंद हो जाएगा, हम लोगों ने विगत वर्ष किसान बंधुओं का 56 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किया था और इस वर्ष कृषि अधिनियम लागू होने के बाद एमएसपी पर किसान से 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किया गया। और गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। जनता दरबार में बड़ी तादाद में लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। सीएम ने करीब 500 लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। अधिकारियों को जल्द से जल्द इन सभी की समस्याओं के समाधान को कहा। सीएम योगी जनता दरबार के बाहर एक बुजुर्ग दिव्यांग से भी मिले और उसका भी हालचाल जाना। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। श्रावस्ती पुलिस ने एक लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 15 मार्च को सड़क हादसे में एक फॉर्च्यूनर कार गहरी खाई में जा गिरी थी और गाड़ी में रखे 8,12,000 रुपए गायब हो गए थे। गाड़ी में फंसे ड्राइवर को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बेहोशी की हालत में निकाला था और जिला हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन मौकाए वारदात को देखकर ऐसा लग रहा था, पुलिस को आशंका हो गई थी कि जानबूझकर इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया। जिसके बाद पुलिस इस जांच में जुटी और लूटकांड का खुलासा किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8,12,000 रुपए नगद और 3 देसी तमंचे बरामद कर लिए हैं। स्थल आसपास लोगों से पूछताछ करने पता चला कि ये घटना 15 तारीख को ये पैसा लेने बहराइच गए थे ये, और वहाँ अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर के पैसे को गबन करने के लिए ये घटना, जो कि गाड़ी को दिखा दिए थे कि ये गाड़ी रोड के किनारे गिर गई है। इस प्रकार से साजिश करके, षड्यंत्र करके ये पैसा पूरा रखने का प्रयास था, लेकिन ये दोनों जो क्राइम ब्रांच है और बिलगा पुलिस ने इस गबन के इस प्रकरण को, इस अपराध को अनावरण किया है और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तीनों के पास से 8,11,000 रुपये नगद बरामद हुए। दरगोंडा के उमरी बेगमगंज के अदमापुर में अवैध गैस एजेंसी में गैस रिफिल करते वक्त आग लग गई। आग लगने से पहले एक एक कर 5 सिलेंडर में विस्फोट भी हुआ, जिसके बाद पूरी दुकान धू धू कर जल उठी। सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। उधर चित्रकूट में अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। इलाज के लिए प्रयागराज ले जाते वक्त 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 की हालत
खराब बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव में सीट के सामान्य होने पर ग्रामीणों ने पार्टी की थी, जिसमें लोगों को अवैध शराब परोसी गई, जिसे पीते ही 2 लोगों की मौत हो गई। शराब जहरीली होने की आशंका जताई जा रही है। उधर शराब कांड के बाद से ही बीट इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। घटना राजापुर थाना इलाके के खोपा गांव की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी जोन सत्यनारायण खोपा गांव पहुंचे। डीएम और एसपी भी गांव में मौजूद हैं और मामले की तफ्तीश की जा रही है। जानकारी मिली है कि खोपा गांव में ये कुछ लोगों ने कुछ जो है ऐसी संभावना है कि शराब या और कोई चीज़ ऐसे किसी द्रव्य का उन्होंने सेवन किया था और फिर उनको यहाँ पे लोगों ने लेके आए। तो एक जो लाए थे उनको कंचन अस्पताल में, वो बता रहे हैं कि उनका वहाँ पे डेथ हो गया है। बाकी यहाँ सीएससी राजापुर में जो थे दुर्विजय, सत्यन, छोटू, बबली, तो इन सबको अभी इलाहाबाद में भेजा गया है। यहाँ पे सीएमओ और मैं और हमारे जो एसपी साहब हैं, हम लोग गांव भी जा रहे हैं और इसका पूरा तहकीकात करेंगे और देखेंगे अगर कोई और भी प्रभावित है तो उनको तुरंत का तुरंत हम लोग जाके चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएंगे। और अब बात कर लेते हैं यंग जीनियस की। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया वक्त को सुरीला बनाने वाली एंथिया से। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। यंग जीनियस के इस मंच पर हम मिले हैं कुछ करिश्माई बच्चों से, अमेजिंग टैलेंट अगर कहा जाए, जिनको देखकर आपको लगता है वाह, इतना टैलेंट है हमारे देश में और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ऐसे ही एक टैलेंट से हम मिले थे गोवा की एंथिया डायस। आइए एंथिया से पूछते हैं कि उन्हें यंग जीनियस में शरीक होकर कैसा लगा। एंथिया, हाय, दिस इज आनंद हियर। Hi. How did Yes, you like Dr. Young Genius? It was really amazing. I was so blessed to be a part of it, and thank you so much for selecting me. What was special for you? What do you remember? I would say that performing on a national platform for the entire for India and sharing the stage with such amazing young geniuses from all over India is a big thing for me. How did your parents like it? They were so happy. They were so happy to see me perform on such a grand stage. And what is your goal now? Are you focused on what you're going to do? Yes, I am still. I still want to pursue my career in violin and still working on getting better and better. Anthea, wonderful talking to you again. God bless you. All the very best, Anthea. Thank you so much.